आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय सीएनबीसी आवाज पर टक्कर, क्योंकि रात के 9 बज चुके हैं और प्राइम टाइम का सुपर हिट डिबेट शो, अवार्ड विनिंग डिबेट शो टक्कर हाजिर है। यूपी इलेक्शन से पहले नेताओं की बयानबाजी के साथ अब साजिशें भी शुरू हो गई हैं। कल कानपुर में देश के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मोदी की रैली थी। इस रैली से ठीक पहले कथित तौर पर समाजवादी पार्टी से जुड़े कुछ लोगों ने बीजेपी के झंडे लगी एक गाड़ी में तोड़फोड़ की, प्रधानमंत्री का पुतला फूंका और इस वीडियो को वायरल किया। आरोप है और बड़ा गंभीर आरोप है कि जिस गाड़ी में तोड़फोड़ की गई वो असल में समाजवादी पार्टी यानी सपा की ही एक कार्यकर्ता की गाड़ी थी। उसमें मोदी का पोस्टर लगा दिया गया था। बीजेपी का आरोप है कि यह सब रैली में शामिल लोगों को उकसाने के लिए किया गया। तो दूसरी ओर मालेगांव ब्लास्ट मामले में एक गवाह ने दावा किया है कि महाराष्ट्र एटीएस ने उसे धमकाया, प्रेशराइज किया, यानी दबाव बनाया कि ब्लास्ट के लिए योगी आदित्यनाथ, जो तब सांसद होते थे, भगवाधारी हैं, वो सब जानते हैं, योगी आदित्यनाथ के अलावा आरएसएस से जुड़े लोगों के नाम लिए जाएं, जिससे भगवा आतंकवाद एस्टैब्लिश हो, ताकि इन लोगों को ब्लास्ट के केस में ट्रैप यानी फंसाया जा सके। तो आज इन दो अहम मुद्दों पर होगी जोरदार टक्कर। वोट बैंक के लिए सियासी साजिश यानी पॉलिटिकल प्लानिंग और प्लॉटिंग। आज की सीएनबीसी आवाज की टक्कर का बुधवार एडिशन यानी वेडनेसडे एडिशन इसी पर होगा। प्रधानमंत्री मोदी की रैली के ठीक पहले कानपुर के नौबस्ता में कार में जमकर तोड़फोड़ हुई, पुतला दहन किया गया। तोड़फोड़ और आगजनी का वीडियो रैली से ठीक पहले वायरल भी कर दिया गया। लेकिन अब आरोप लग रहा है कि सपा नेता ने खुद अपनी ही गाड़ी पर पीएम मोदी का पोस्टर लगाकर जमकर तोड़फोड़ की और ये सब बीजेपी कार्यकर्ताओं और रैली में शामिल होने आए लोगों को उकसाने की साजिश थी। वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहां इस प्रकार से गुंडाई करके आप दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं। स्वाभाविक रूप से आप चाहते थे वहां हिंदू मुस्लिम दंगे हो। दूसरी तरफ 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में भी बहुत बड़ी खबर सामने आई है। इस केस से जुड़े एक गवाह ने एनआईए कोर्ट में पर्दाफाश करते हुए दावा किया कि महाराष्ट्र एटीएस ने उसे धमकाया और दबाव बनाया कि योगी आदित्यनाथ के अलावा आरएसएस के इंद्रेश कुमार, स्वामी असीमानंद, देवधर और काका जी का नाम ले, ताकि इन लोगों को ब्लास्ट केस में फंसाया जा सके। समय कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं को, हिंदू नेताओं को कैसे लोग झूठे मुकदमों में फंसाने का कार्य कर रहे थे, और कांग्रेस के लोगों को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से। सरदार मनमोहन सिंह और सोनिया के नेतृत्व में कांग्रेस लेड जो यूपीए गवर्नमेंट बनी थी, उसने एक साजिश रची। उत्तर प्रदेश का चुनाव का एक माहौल शुरू हो चुका है। योगी आदित्यनाथ जी को क्लीन चिट दिलाने की कहीं ना कहीं एक कोशिश है। हर दिन केवल एक ही बात दोहराते थे कि जब तक आप 5 आरएसएस के लोगों के नाम नहीं गिनाओगे तब तक हम आपको नहीं छोड़ेंगे। वो नाम है योगी आदित्यनाथ जी, स्वामी असीमानंद, इंद्रेश कुमार, देवधर जी और काका जी। तो आज देश के इन दोनों सबसे बड़े मुद्दों पर होगी सबसे बड़ी बहस। साजिश वाली सियासत का विश्लेषण क्या है, आपको मैं एक एक करके सारे तथ्य बताता हूं कि आखिरकार किस तरीके से साजिश रची जा रही थी। बीजेपी का आरोप कि मुस्लिम बहुल इलाके, ये बहुत लिखा हुआ है लेकिन बहुल है, मुस्लिम बहुल इलाके में दंगे की चाल, ये त्रुटि है, माफ करिए इसके लिए। 5 लोग गिरफ्तार, 5 पर समाजवादी पार्टी से जुड़े होने का आरोप है। अपनी कार में प्रधानमंत्री का पोस्टर लगाकर उसमें तोड़फोड़ की गई, जिससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको उकसाया जा सके, जिससे उस इलाके में अगर दंगा हो जाएगा तो पूरा का पूरा नाम जो है वो प्रधानमंत्री मोदी पर आ जाएगा। ये देखिए किस जबरदस्त तरीके से प्लानिंग थी। हालांकि समाजवादी पार्टी ने इन 5 नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, छात्र नेताओं को इस समय बर्खास्त कर दिया है, जो इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी भी है।
मालेगांव केस में सीएम योगी को हिंदू आतंकी बनाने की साजिश थी। सोचिए 2008 के इस पूरे घटनाक्रम के अंदर योगी आदित्यनाथ, क्योंकि भगवाधारी महंत है, इस महंत को फंसाने की कोशिश थी। इनका नाम आ जाए, इनको हम फंसा दें, उसके बाद हिंदू टेरर की थ्योरी और सॉलिड हो जाएगी। बीजेपी का एक सांसद, और सांसद थे तब योगी आदित्यनाथ को फंसाने की पूरी कोशिश करी थी तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने। मेरे साथ कांग्रेस के उस समय के गृह मंत्री भी आज इस कार्यक्रम में लाइव जुड़ेंगे। 20 जनवरी 2020 को एटीएस की चार्जशीट दायर हुई है, जबकि केस था 2008 का। सोचिए 220 गवाहों का बयान, अब तक 15 गवाह पलट गए हैं। दोनों मामलों में सियासी गेम की साजिश रची गई है। यानी 2021 यहां पे कानपुर में दंगे की साजिश होती है प्रधानमंत्री की रैली से एन पहले, और 2008 में आप अगर चले जाते हैं तो योगी आदित्यनाथ को फंसाने की कोशिश होती है। मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन जुड़ा है ये आपको मिलवा देता हूं। संबित पात्रा एक तरफ है, शादाब चौहान एक तरफ है, अनुराग भदौरिया एक तरफ है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, एक बीजेपी के प्रवक्ता है, और एक पीस पार्टी यानी शांति की पार्टी के प्रवक्ता है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। संबित पात्रा, आज भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन दोनों विषयों को रखा गया। क्या आपको लगता है 2008 हो या 2021, 13 साल बाद भी चक्र वैसे ही घूम रहा है? देखिए अमीश भाई, जहां तक मालेगांव ब्लास्ट का सवाल है, कुछ सनसनीखेज विषय आपको यहां जानना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक भी पहुंचाना चाहूंगा। 2 ब्लास्ट हुए थे मालेगांव में। 2006 में ब्लास्ट हुआ था, 2008 में ब्लास्ट हुआ था। 2006 में जो ब्लास्ट हुए थे तो 9 लोग गिरफ्तार हुए थे। उस समय शब्बीर करके एक व्यक्ति था जो पाकिस्तान का फ्रंट था, एलईटी का फ्रंट था, उसे गिरफ्तार उस समय की पुलिस ने किया था। मगर 2008 में जब ये ब्लास्ट हुआ, इन तमाम लोगों को छोड़ दिया गया और हिंदू आतंकवाद का अमली जामा पहनाने की एक साजिश रची गई, और आज इस साजिश पर से पर्दा उठा है। दूसरा विषय है, आप याद करिए समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट भी हुआ था। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट में यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और यूनाइटेड स्टेट्स का जो सिक्योरिटी बॉडी है, इन दोनों ने आरिफ कासमानी नामक पाकिस्तान के एजेंट को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। दुखद विषय है, ये सब कुछ जानते हुए भी भारत की तत्कालीन सरकार ने उस समय हिंदुओं के नाम पर हिंदू आतंकवाद का तमगा लगाने की कोशिश की थी। 26/11 भी ठीक उसी प्रकार, आप याद करिए 26/11 में भी ये तो शुक्र है तुकाराम ओम्बले ने जो आतंकवादी कसाब था उसे पकड़ लिया, वरना आतंकवादी कसाब को मौली, लाल रंग की मौली हाथ में पहनाकर भेजा गया था, और उसका भी नाम एक हिंदू नाम रखा गया था, क्योंकि बाद में जो दिग्विजय सिंह कह रहे थे 26/11 आरएसएस की साजिश, हिंदुओं की साजिश, उसे भी हिंदू आतंकवाद की कैटेगरी में डालने का साजिश था। इतने ही नहीं अमीश भाई, आप चौंक जाएंगे, आरवीएस मणि, ये ब्यूरोक्रेट थे होम मिनिस्ट्री, जी मैंने उनका इंटरव्यू उनके ऊपर सिगरेट गोदा गया। आपने इंटरव्यू किया है, मैंने वो इंटरव्यू देखा है। आरवीएस मणि के ऊपर सिगरेट गोदा गया। उस समय के एसआईटी ऑफिसर सतीश वर्मा ने सिगरेट से गोदा, ताकि इशरत जहां पाकिस्तान से जुड़ी हुई थी उस विषय को वो सच्चाई एफिडेविट में ना रखे। और जीके पिल्लई जो कि उस समय के होम सेक्रेटरी थे, उन्होंने भी इंटरव्यू में कहा कि जो पहला एफिडेविट हमने कोर्ट में दिया था उसमें हमने कहा था कि पाकिस्तान आतंकवादी है इशरत जहां, मगर चिदम्बरम ने खुद अपने हाथों से उस लाइन को काटा और सेकंड एफिडेविट कोर्ट में भर्ती किया। आप सोचिए, हिंदुओं को आतंकवादी साबित करने के लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार थे। ये हिंदुओं से इतनी नफरत करते हैं, इतनी नफरत करते हैं कि किसी भी कीमत पे हिंदू आतंकवाद को यहां पर स्थापित करना है। शादाब चौहान, हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को एस्टैब्लिश करने के लिए सब कुछ किया गया, सब कुछ किया गया, सरकार भी थी, सिस्टम भी था, और इस सिस्टम ने उसका नाजायज फायदा भी उठाया। इसका खुलासा कई बार हुआ है, लेकिन अब तो स्पष्ट है योगी आदित्यनाथ को फंसाने की भी साजिश थी इस पूरे घटनाक्रम के अंदर। तब तो योगी आदित्यनाथ कोई सीएम नहीं थे, सांसद थे, महंत थे और महंत रहेंगे। एक महंत को फंसाने के लिए क्या कुछ रचा गया? आमिश जी, ये देखिए आप कि 1925 में जब उसी वक्त हेडगेवार गोलवलकर ने कहा कि 2 मुसलमान और ईसाई देश के लिए अच्छा नहीं कभी भी सोच सकते, अभी हरिद्वार की धर्म संसद में क्या क्या कहा जा रहा है, मुसलमानों को खत्म कर देंगे, और पुलिस उनके साथ रंगरलियां मना रही है, मजे कर रही है। और वहां रायपुर में कहा गया क्या बोल रहे हैं नाथुराम गोडसे पुलिस रंगरलियां मना रही है? रंगरलियां मनाने का मतलब पता है आपको? सुनिए, रंगरलियों का मतलब क्या होता है? कोई भी शब्द आप लोग बोल देते कार्यक्रम के अंदर। रंगरली का आपको, आप सिक्योरिटी फोर्सेस को समझते क्या है?
अरे जिसने हरिद्वार के अंदर हेट स्पीच दी उस पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई होगी, लेकिन प्रशासन, लेकिन पुलिस फोर्सेस रंगरलियां बना रही है। अरे अपनी जान की बाजी लगाकर, अपने आप को अपनी जान की बाजी लगा के सब कुछ करते हैं, आपको लगता है पुलिस रंगरलियां बना रही है? पुलिस ना आप पुलिस को क्या समझते हैं? आप जानते हैं कई पुलिस वाले अपने घर रात भर जा नहीं पाते। बीएसएफ सीआरपीएफ के लोग जा नहीं पाते। आप सिक्योरिटी फोर्सेस को बोलते हैं रंगरलियां बना रहे हैं। रंगरलियां बनाने का मतलब क्या है? आप मुझे बताइए, रंगरलियां मनाने का मतलब क्या है? रंगरलियां मनाने का मतलब क्या है? व्यूअर्स, आप गूगल में सर्च करिए रंगरलियां किसको कहते हैं और शादाब जान चौहान को बताइए रंगरली कौन बताता है इस देश के अंदर? टैग करके बताइए। नहीं, रंगरली का मतलब क्या है? गांधी को हरामी बोलने वालों को यूएपीए नहीं लगता, यूएपीए नहीं लगता गांधी और मनमोहन को हरामजादा कहने वालों पर। ये अफसोस है। और मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि हिंदू बुरा नहीं है, लेकिन गेरुआ वस्त्र धारण करके एक गैंग सनातन धर्म को बदनाम करने की जो शैतानों की फौज है, ये हमेशा राष्ट्रपिता के बारे में आप जो शब्द बोले मेरे कार्यक्रम के अंदर, इसको आइंदा से मत बोलिएगा। महात्मा गांधी पूजनीय है। महात्मा गांधी इस देश की आन बान और शान है। महात्मा गांधी इस देश की आत्मा है। इसलिए महात्मा गांधी के बारे में आपने जो शब्दों का इस्तेमाल करा, आज के बाद मेरे कार्यक्रम में मत करिएगा। मेरा आपसे निवेदन है। किसने इस्तेमाल और मेरी वार्निंग भी है आपको। नहीं अमीश जी, बस अमीश जी, मैं तो रेस्पेक्ट करता हूं, मैंने कहा, लेकिन इन शब्दों को इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ यूएपीए क्यों नहीं लगा? यूएपीए क्यों नहीं लगा? जो कार्यक्रम होने थे वो यूएपीए क्यों नहीं लगा? उस पे जो कार्रवाई होनी है वो चल रही है सिस्टम के अंदर। लेकिन एक सेकंड मुझे बताइए, एक महंत को झूठो फंसाने की कोशिश थी, झुट्टो फंसाने की कोशिश थी, क्योंकि वो भगवा डालता था। अमीश जी, मुझे क्योंकि वो भगवा डालता है इसलिए फंसा दो हिंदू आतंकवाद के नाम पर। अमीश जी, अमीश प्लीज मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। मैं जानता हूं कि आप देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं, लेकिन लेट मी कंप्लीट प्लीज। मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि जो गवाह पर जिस पर इतना विश्वास हो रहा है, हो सकता है वो सस्ती लोकप्रियता के लिए कह रहा हो। क्यों कह रहा है वो? और एक वर्ग ऐसा है जो गेरुआ वस्त्र धारण करके गेरुआ वस्त्र का सम्मान नहीं करता, जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है। इन्होंने ही कहा था एक के बदले 10 बालिका लेके जाएंगे। कितने मुकदमे जवाब देंगे इस बात का। फिर मैं कानपुर की खबर पे आपसे आऊंगा। पहले मालेगांव पे हम बात कर रहे हैं। समय जवाब दंगे कराना चाहती है। समय जवाब। मैंने शांति से सुना। देखिए अमीश भाई, बुरा मत मानिएगा, मगर एक बात हम में से हर कोई कान खोल के सुन ले और जान ले, हिंदू कभी आतंकवाद नहीं हो सकता, ना कभी आतंकवादी था हिंदू, ना कभी आतंकवादी होगा हिंदू। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये हिंदुओं का ध्येय है। कभी भी हिंदू आतंकवाद में विश्वास नहीं रखता। गोडसे हत्यारा था, गांधी जी का हत्यारा था, हत्या की सजा मिली उसे, मगर आप यहाँ आतंकवाद को गौण मत करिए। ये बार बार नहीं, मैं बताया ना, वो हत्यारा था। ही वॉज एन असैसिनेटर। आप यहाँ पर बार बार देखिए, मुझे कष्ट होता है जब इनके भाई अफजल गुरु पकड़े जाते हैं, जब इनके भाई याकूब मेमन पकड़े जाते हैं, तब आपका भाई गोडसे है, धर्म नहीं होता। आपका भाई गोडसे है, होता है आतंक का भाई गोडसे है। अमीश भाई, मैं तो इनके बीच में नहीं, अमीश भाई मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। अमीश भाई, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। मैं शांति से वेट करता हूं अपने टर्म का। आतंक ना मचाया जाए, अपने विषय को रखो। आपने बोला कुछ भगवादारी जो है वो आतंकी होती है। क्या बात करते हैं आप शादाब चौहान? अमीश भाई, अमीश भाई, मैं प्लीज बोल लूं। अमीश भाई, मैं शादाब चौहान को बहुत सीरियसली लेता नहीं हूं, मगर एक बात कान खोल के हर कोई सुन ले कि हिंदू को आतंकवादी कहने वाला व्यक्ति, उससे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं होता है। हिंदू कभी आतंकवादी था नहीं, कभी आतंकवादी होगा नहीं। इस बात को कान खोल के सुन लिया जाए, कागज में लिख लिया जाए। हिंदू से ज्यादा सहिष्णु धर्म इस धराधाम पे नहीं है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हिंदुस्तान ने सभी को अपने अपने गोद में स्थान दिया है, और इसीलिए ये लोग आके हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। नंबर 1। नंबर 2, मैं विषय पे रहूंगा, मालेगांव पे बात कर रहे हैं, तो आपको हंसने की क्या जरूरत है? शादाब चौहान, आपको हंसी क्यों आ रही है इतनी? नहीं, उनको हंसने दीजिए अमीश भाई, उनको हंसने दीजिए। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने, जो खाते तो इस देश का है मगर गाते पाकिस्तान का है। हम हिंदुत्व के विरोधी हैं, और इंशाल्लाह योगी को हराने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इंशाल्लाह हराएंगे। ठीक है।
ठीक है। हाँ, अल्लाह अल्लाह करके ही आप आप योगी को करते हरा रहिए, देंगे। आप बिल्कुल आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह करके ही आप योगी को हरा इंशाल्लाह देंगे। हिंदुत्व भी अरे काम हारेगा, करिए योगी कुछ भी ना। हारेगा। इंशाल्लाह हिंदुत्व भी हारेगा, योगी हारेगा और सभी धर्मों का सम्मान और होगा। बोलिए, अरे नहीं, इनको भड़ा, एक समय रुक जाइए और बोलिए। हिंदुत्व भी हारेगा, योगी भी हारेगा। एक सेकंड, एक समय रुकिए। और क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। आपको खुला मंच देता हूं, बोलिए 30 सेकंड। हम बोल रहे हैं यही तकरीर करिए। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि नफरत की विचारधारा, सभी धर्मों का सम्मान हो। और इंशाल्लाह हम जब तक आपको हिंदुत्व आपको नहीं लग रहा हरा है देंगे, कि कहीं योगी तकरीर आदित्यनाथ कर को रहे हैं नहीं ये हरा आप, देंगे, हमारा इंशाल्लाह संवैधानिक योगी भी संघर्ष हारेगा, जारी हिंदुत्व भी हारेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर योगी हारा बिल्कुल। तो हिंदुत्व हार गया, अगर योगी हारा तो पीस पार्टी कह रही है हिंदू हार जाएगा, ये आप लोग कह रहे हैं। हिंदू नहीं, हिंदू हमारे एक भाई सेकंड, हैं। आपने हिंदू जो हमारे बोला भाई उसी हैं। पर मैं आ रहा हूं। हिंदुओं से शादाब क्या चौहान, लड़ाई है? हमें शादाब चौहान, यकीनन जैसे बातों जो बातों में लड़ाई बड़ी है। बात बोल गए आप, बातों बातों में बड़ी बात बोल गए आज आप। आपने बोला अगर योगी हारा तो हिंदुत्व हारा, सच्चाई बोल योगी हारा तो हिंदू हारा, बातों बातों में बड़ी बात बोल दी। व्यूअर्स, यही बोला ना अभी इन्होंने। ओके, संबित पात्रा, ये देखिए इस कदर तक हेट्रेड टुवर्ड्स योगी आदित्यनाथ है कि हिंदू हारेगा, हिंदुत्व हार जाएगा अगर योगी हार जाएगा तो। देखिए अमीश भाई, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, ये बहुत गंभीर मसला है। और इन्होंने अभी क्या कहा, इन्होंने कहा अल्लाह के नाम पे हम भगवाधारी योगी को हराएंगे, हिंदुत्व को हराएंगे। गलती सादाब की नहीं है, गलती सादाब की नहीं है। मैं तो क्यों, सादाब का तो वो उद्देश्य है, वो तो चाहते ही है निजाम मुस्तफा स्थापित हो। हर बार कहते हैं कि हम हिंदुस्तान पे निजाम मुस्तफा का राज चाहते हैं। गलती किसकी है, मैं मालेगांव ब्लास्ट से जोड़ के आपको बताता हूं। गलती उन हिंदुओं की है जो अपीजमेंट की राजनीति करने के लिए चिदम्बरम जैसे, सोनिया जैसे, राहुल जैसे हिंदुओं ने अपने ही धर्म को, अपने देश को बेचा है। कर्नल पुरोहित 9 साल जेल में रहे, आप जानते हैं, कर्नल हैं वो आर्मी के। 59 आर्मी के लोगों ने आकर विटनेस दिया कि ये इंटेलिजेंस ऑफिसर थे। उनके घर में एटीएस ने प्लांट किया आरडीएक्स। कुछ नेताओं के कहने पर हिंदू आतंकवाद के नैरेटिव को स्थापित करने के लिए एक कर्नल के घर पे आरडीएक्स प्लांट किया गया। और आज ये एनआईए की रिपोर्ट है और ये एनआईए की रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट हुई है और उसी के कारण से आज कर्नल पुरोहित बाहर हैं जेल से। मगर 9 वर्ष बर्बाद हुए उनके जेल में। एक आर्मी का ऑफिसर जो इंटेलिजेंस का काम करता था, उसका 9 वर्ष इन लोगों ने बर्बाद किया, जो हिंदू थे और जो अपने हिंदू धर्म को अपमानित और बदनाम करने के लिए चंद पैसों के लिए पाकिस्तान के नैरेटिव को गा रहे थे। शादाब चौहान जवाब 30 सेकंड के अंदर, 30 से 40 सेकंड। हाँ, संबित जी मुझे बताइए कि आपको एक कर्नल पुरोहित की जिंदगी की फिक्र है, आपको मालेगांव वालों की फिक्र हो गई जो लोग बम ब्लास्ट किए हैदराबाद के मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट में। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि ये लोग नहीं थे। उसके 15 साल के बाद आमिर को कहा कि ये बच्चा नहीं था आतंकवाद में। 15 साल मुसलमानों की जिंदगी बर्बाद हो जाती और आप टीवी में उसको फ्रेम करके दिखाया जाता है। और आज आप एटीएस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन अगर आज कोई कह दे कि ये गलत पकड़ा तो आप कहते हैं एजेंसी पे सवाल उठाने वाले देशद्रोही। आप भी संबित पात्रा एटीएस पे सवाल कर रहे हैं तो आप भी क्या देशद्रोही होंगे? दूसरी बात, अगर योगी हारेंगे तो हिंदू जीतेगा, हिंदुस्तान जीतेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अब तो आप एडिट करके बोल रहे हैं, पहले आप मन की बात बोल गए। आप पहले तो मन की बात शादाब चौहान बोल गए आप, अब आप एडिट कर, तब आपने हिंदुस्तान का नाम कहां लिया था? कहा हिंदुस्तान का नाम लिया था आपने? हिंदू का नाम लिया था पहले। जो कहा उस पे मन की बात तो पहले बोल चुके हैं आप। ना एक सेकंड, जवाब इत्मीनान से हल्ला तो मचा के बहस करनी नहीं है। कानपुर पे भी हमें चर्चा करनी है। मेरे साथ फॉर्मर होम मिनिस्टर भी जुड़ने वाले हैं, संबित पात्रा। मैं कुछ गंभीर विषयों पे विषय रखूंगा। देखिए, जो एटीएस और एनआईए है, ये मालेगांव ब्लास्ट, दूसरा ब्लास्ट जो मालेगांव में हुआ वो 2008 में हुआ। 2008 से एटीएस देख रही थी, 2011 में एनआईए ने इसे टेक ओवर किया। ना तो 2008 में हमारी सरकार थी और ना ही 2011 में जब एनआईए ने इस केस को टेक ओवर किया तब हमारी सरकार थी। एनआईए ने एटीएस में खामी ढूंढकर एनआईए ने कहा कि एटीएस के चार्जशीट में कमी है, कहीं ना कहीं ये मैनिपुलेटेड है। तो हमारी सरकार तो थी नहीं, हम उंगली नहीं उठा रहे हैं। आपने आरडीएस तक प्लांट कर दिया। 26/11 हिंदुओं की साजिश, 26/11 आरएसएस की साजिश। जी, पॉइंट है आपकी बात के अंदर। मेरे साथ इस समय नसीम खान भी जुड़ गए हैं, जो कि फॉर्मर होम मिनिस्टर है, रहे हैं महाराष्ट्र के और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। नसीम खान जी, आपका अभिनंदन है। मेरा सवाल बड़ा डायरेक्ट है। आपने एक बयान दिया और आपका बयान काफी बड़ी खबर बना और आपने बयान कैटेगोरिकली दिया कि अब यूपी का चुनाव आ रहा है तो योगी आदित्यनाथ को क्लीन चिट दिलवाने की कोशिश है।
किस चीज से क्लीन चिट दिलवाने की कोशिश है? देखिए, मैं क्लीन चिट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में 2017 का चुनाव हुआ था और 2022 में होने जा रहा है जी। दोनों समय मालेगांव ब्लास्ट से योगी आदित्यनाथ जी को जोड़कर एक बड़ी बहस का मुद्दा खड़ा किया गया था। तो मेरा सवाल ये है कि इस तरह से जब चुनाव आता है तभी क्यों इस तरह की बहस होती है? 5 साल से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, अगर उनके ऊपर गलत तरह से कोई आरोप या कोई अधिकारी या कोई एजेंसी उनको फंसाने की कोशिश या साजिश रच रही थी, तो उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई करने की उन्होंने काम करवाया? क्यों नहीं बात की उन्होंने? अब मामला सामने आया ना, अब गवाह ने बोला ना, नसीम खान जी, अब गवाह ने बोला ना कि योगी आदित्यनाथ को भी फंसाने की कोशिश थी, असीमानंद को भी फंसाने की कोशिश थी, इसके अलावा आरएसएस के और नेताओं को भी फंसाने की पूरी कोशिश थी। उन्होंने नाम भी दिया है, इंद्रेश जी का उसमें नाम दिया है। लेकिन आपने जो बयान दिया, जो आपका बयान हम चला भी रहे हैं अपनी स्क्रीन के बीच में जब आप चल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल शुरू हो गया है, योगी आदित्यनाथ जी को क्लीन चिट दिलाने की कोशिश की जा रही है। किस चीज से क्लीन चिट? मैं ये जाना हूं। बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है मालेगांव पर, बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है इस पूरे विषय के ऊपर बीजेपी ने, और वो कह रही है कि ये एक प्लानिंग थी कांग्रेस की सरकार की, और आप तो गृह मंत्री भी रहे महाराष्ट्र के अंदर। देखिए यहां पर दूध का दूध और पानी का पानी 2008 के ब्लास्ट केस के अंदर एटीएस और एनआईए की एजेंसियों ने दोनों ने मिलकर किया है। पिछले 8 साल से मोदी जी की सरकार है देश में, एनआईए इस केस को देख रही है। रोहिणी सालीन जो एनआईए की तरफ से वकील हाई कोर्ट में थी, उनके ऊपर ऐसा क्या दबाव डाला एनआईए ने कि उन्होंने राजीनामा दिया? क्यों वो केस छोड़कर बाहर आ गई? और जितने भी देखिए नईम खान जी, 2008 से 2014 तक एक भी कन्विक्शन नहीं हो पाया, चार्जशीट तक फाइल नहीं हुई। 2008 से 14 तक 6 साल तो आपका शासन था, महाराष्ट्र में भी और यहां पर भी एक भी चार्जशीट नहीं फाइल हुई। इसका मतलब था सबूत के अभाव थे, और सबूत के अभाव थे तो एनआईए कह रहा है कि एटीएस आरडीएस रखवा रही थी कर्नल पुरोहित के यहां पर। तो ये देखिए कितना बड़ा खुलासा है अपने आप में। नेशनल सिक्योरिटी के साथ तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया, यह आरोप है बीजेपी का। और योगी आदित्यनाथ क्योंकि एक महंत है, भगवाधारी है, उनको फंसाने की कोशिश हुई, जिससे हिंदू आतंकवाद एस्टैब्लिश हो। सुशील कुमार शिंदे और चिदंबरम जिसकी बात कर रहे हैं, इसी तरह का प्रोपेगेंडा तंत्र का उपयोग करके और झूठ बोलकर लोगों को भ्रमित करने का काम हमेशा करते रहती है। मेरा एक सवाल है आपसे, आप खबर चला रहे हैं, आप इस पर बहस करवा रहे हैं, मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए, आखिर ऐसी क्या बात है कि पिछले 6 महीने से ही सारे गवाह हॉस्टाइल हो रहे हैं? नहीं, पर इसके पहले गवाह हॉस्टाइल क्यों नहीं हुए? और जो गवाह हॉस्टाइल हो रहे हैं वो पूना के ही क्यों हैं? जो कर्नल पुरोहित के गांव के अगल बगल में रहने वाले लोग हैं वही हॉस्टाइल क्यों हो रहे हैं? टोटल गवाह 495 के आसपास हैं, आपको पता होना चाहिए। 220 से ज्यादा गवाहों ने, बताइए, आप तो गृह मंत्री रहे, आप तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहे नसीम खान, और नसीम खान आप तो, मैं क्योंकि जब प्रिया दत्त को कवर करने के लिए महाराष्ट्र आता था, मुंबई आता था, तो आप उनकी कैंपेन को भी लीड करते थे उस समय। कलीना भी मैं आपके साथ घुमा हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, 6 साल कम होते हैं, 6 साल नसीम भाई कम होते हैं कन्विक्शन कराने के लिए? आप मुझे बताइए, 6 साल कम होते हैं चार्जशीट आने के लिए? क्यों नहीं आई चार्जशीट? ये सवाल देश पूछेगा आपसे, और क्यों नहीं पूछेगा? देखिए, कन्विक्शन करना अदालत का काम है। ये अदालतों के काम में हम लोग हस्तक्षेप नहीं किया करते। चार्जशीट तो एटीएस के हाथ में थी, चार्जशीट सवाल ये है कि एजेंसी कम से कम चार्जशीट तो फाइल होती है। 8 साल से एनआईए क्या कर रही है? हमारा सवाल ये है, हमारा तो सीधे आरोप है कि मालेगांव ब्लास्ट केस के जो मुख्य आरोपी हैं, उनको बचाने की कोशिश और साजिश मोदी जी की सरकार एनआईए के माध्यम से कर रही है। ठीक है। नसीम खान, एक सेकंड आप रुकिए। संबित पात्रा है मेरे साथ। संबित पात्रा, जवाब दीजिए इस बात का। संबित पात्रा, जो नसीम खान कह रहे हैं, क्योंकि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी आज इस विषय के ऊपर, इसलिए जरूरी है आपका जवाब। डॉक्टर पात्रा। अमीश भाई, कुछ विषय में सिलसिलेवार तरीके से रखता हूं और खान साहब उसका जवाब दें।
मैंने कहा एटीएस और एनआईए दोनों का इन्वेस्टिगेशन मालेगांव केस में कांग्रेस के समय ही हुआ था। 2008 में मालेगांव का दूसरा ब्लास्ट एटीएस देख रही थी, 2011 में यह पूरा का पूरा मामला एनआईए के पास गया। तो दोनों की सरकार कांग्रेस की ही सरकार थी। एनआईए आते ही एनआईए ने एक पेपर जारी किया, कॉन्ट्राडिक्शंस ऑफ एटीएस चार्जशीट एंड एटीएस इन्वेस्टिगेशन। उसमें बहुत क्लियरली एनआईए ने कहा कि ये जो विटनेसेस इत्यादि को एटीएस ने पूछताछ की है वो कोट अनकोट कोएर्सिव है, मार पिटाई करके विटनेसेस से कुछ बात उगवाई गई है, उगलवाई गई है। ये एनआईए ने 2011 के इन्वेस्टिगेशन में कहा है। उस समय सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, नंबर 1। नंबर 2 और सबसे महत्वपूर्ण, चलिए आपको इंडिया पे भरोसा नहीं है, आपको लगता है इंडियन इन्वेस्टिगेटिव सिस्टम सही नहीं है। आप देखिए जिस प्रकार से समझौता ब्लास्ट में मक्का मस्जिद ब्लास्ट, दोनों में यूएन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूएस की सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने क्या कहा है वो कागज में लेके आया हूं। दोनों में उनकी डिपार्टमेंट कहती है आरिफ कासमानी जो कि पाकिस्तान का फ्रंट है, आरिफ कासमानी इज रिस्पॉन्सिबल। और आज भी आप अगर यूएनएससी के साइट पे जाएंगे तो वो पेपर आज यूएनएससी के साइट पे मौजूद है जिसमें आरिफ कासमानी को दोषी ठहराया गया है समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट के लिए। और दूसरा 2007 मक्का मस्जिद ब्लास्ट में, मक्का मस्जिद ब्लास्ट में 2007 में यूएसए ने और यूएन ने हुजी, हरकत उल जिहाद इस्लामी और एलईटी लश्कर तोयबा, इन दोनों को जिम्मेदार ठहराया है। क्या कारण था कि भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को फ्लोट करने के लिए आपने इतने बड़े बड़े सोर्सेस को नकार दिया और आपने उन लोगों को पकड़ा जो बाद में कन्विक्ट हो गए, आप चार्जशीट तक दे नहीं पाए। देखिए संबित पात्रा जी बड़ी गलत बात कर रहे हैं कि ये खुद लोगों के मुंह में जबान डालना चाहते हैं भगवा आतंकवाद का नाम देके। कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस के नेताओं ने कभी इस तरह का नाम किसी भी चीज को नहीं दिया। ये तो भारतीय जनता पार्टी का कल्चर रहा है कि कभी इस्लामिक आतंकवाद कहा जाए, कभी भगवा आतंकवाद हो रहा है, ये कांग्रेस के लोग प्रचार कर रहे हैं, इस तरह से कहा जाए। नसीम खान ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया, इस तरह का वीडियो भगवा आतंकवाद, दिग्विजय ने भी कहा। यही आप ही ने संबित पात्रा जी, आप लोग कोई भी बात कहें पहले कहने के पहले उसको देखें, उसको सोचें। आपने भी एनआईए की बात की कि 2011 में एनआईए ने कहा कि गवाहों के गवाही में बहुत कॉन्ट्राडिक्टेड है, बहुत उसके अंदर गलतियां हैं, खामियां हैं। ऐसा किसने कहा है? कब कहा है एनआईए ने? एनआईए ने कभी ऐसा नहीं कहा है। एनआईए ने सही तरह से सारे केसेस को रखा है। एनआईए ने कभी नहीं कहा था कि गवाहों की गवाही गलत है और इसके अंदर कॉन्ट्राडिक्टेड है। ये बात नहीं कही है। ये सब आप लोग गलत तरीके से लोगों को गुमराह करने का काम मत कीजिए। पिछले 6-7 साल से एनआईए का गलत तरह से इस्तेमाल करके मोदी जी की सरकार मालेगांव ब्लास्ट केस का गलत इस्तेमाल कर रही है बीजेपी की सरकार। ये बड़ा आरोप है कांग्रेस का और फॉर्मर गृह मंत्री महाराष्ट्र का। संबित पात्रा, जवाब इस बात का। मैं जवाब देता हूं। मिसयूजिंग इट। देखिए कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये तो यही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के पूर्व मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता ने हिंदू आतंकवाद, सैफरन टेरर शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया। सुशील कुमार शिंदे तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन जी, सोनिया जी और राहुल जी के सामने खड़े होकर वो गृह मंत्री थे। जयपुर के अधिवेशन में कहा, जयपुर के अधिवेशन में हिंदू आतंकवाद कहा और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस आतंक के कैंप्स चलाती है। ये जो कश्मीर में आतंकवाद चल रहा है उसका कैंप भारतीय जनता पार्टी चलाती है। बाद में माफी मांगना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान ने शिंदे के स्टेटमेंट को यूएन में भी दिया और कहा कि हिंदुस्तान के गृह मंत्री कहते हैं कि ये जो आतंकी कैंप चलता है ये संघ और बीजेपी चलाती है, पाकिस्तान नहीं चलाती है। ये यूएन तक में पाकिस्तान ने जाके कहा, नंबर 1। नंबर 2, एनआईए और एटीएस, आपको मैं कह रहा हूं, आप लिख लीजिए, अभी आप गूगल कर लीजिएगा। फ्लिप फ्लॉप्स ऑफ एनआईए एटीएस शोडाउन, ये आप पूरी की पूरी स्टोरी हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया सब में छपा हुआ है। ये फ्लिप फ्लॉप आप पढ़ लीजिए। एनआईए ने एटीएस के लिए क्या क्या कहा है आप पूरा उसमें देख लीजिएगा। मैं तो इतना बड़ा आर्टिकल है, इतनी बड़ी बड़ी सच्चाइयां हैं कि मैं अभी कहूंगा तो पूरा शो खत्म हो जाएगा। आप प्लीज गूगल करके एक पॉइंट तो नसीम खान आपको भी जानकारी होगी, जयपुर अधिवेशन में सुशील कुमार शिंदे ने बोला था और विकीलीक्स के अंदर क्लियर चिदंबरम ने कहा है,
विकीलीक्स पर है। राहुल विकीलीक्स गांधी नहीं, चिदम्बरम ने कहा है। यूएस एनवॉय को बोला, संबित वो जी, भी हमारे सामने है। संबित एक जी सेकंड, बहुत एक सेकंड। अच्छी तरह से चिदम्बरम ने बोला, बातों को- तत्कालीन बातों गृह को मंत्री ने, घुमाने में बड़े माहिर हैं। चिदम्बरम ने कहा, मेरा- शशि मेरा- थरूर मेरा ने कहा, pointed सवाल है, दिग्विजय सिंह मेरा ने कहा। pointed- जी नसीम खान बोलिए आप। संबित शांत देखिए इस तरह से ये कौन आवाज आ रही है? जी सर बोलिए, मेक योर पॉइंट। नसीम भाई बोलिए आप। मैं बोलूं? जी नसीम जी बोलिए। देखिए मेरा पॉइंटेड सवाल है, हम मालेगांव पे बहस कर रहे हैं। मालेगांव ब्लास्ट केस में सीधे सीधे जितने भी आरोपी हैं उनको बचाने की पूरी तरह से साजिश हो रही है। पूरा देश देख रहा है, जुडिशरी देख रही है, देश देख रहा है, लोग देख रहे हैं किस तरह से एनआईए की एडवोकेट के ऊपर दबाव डाला गया। रोनी सालियन को इस्तीफा देना पड़ा, वो खुद इस्तीफा देके केस से अपने आप को उन्होंने अलग कर लिया। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव को सामने रखकर योगी जी का विषय लाकर उस पे बहस करवाना, उस पे डिबेट करवाना, ये कहां का न्याय है मुझे बताइए। ठीक है, एक मतलब तो आप आप कह रहे हैं कि मुलजिमों को बीजेपी बचा चुनाव रहे के लिए हैं। प्लानिंग कर रही है। अभी तो कानपुर में दंगे की प्लानिंग हो गई, तो वो बीजेपी करा रही थी, उसमें सपा के कार्यकर्ता निकले, सपा ने उनको सस्पेंड भी कर दिया। संबित पात्रा इसका जवाब दे दीजिए पहले, जो नसीम खान बोल रहे हैं। इंद्रेश कुमार कौन सा चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? काका जी कौन सा चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? कोई ये चुनाव नहीं लड़ रहे नसीम जी। संबित पात्रा जवाब। काका जी इंद्रेश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, आपके इंफॉर्मेशन के लिए। वो आरएसएस के चुनाव तो नहीं लड़ रहे ना। मैं जवाब देता कर्नल पुरोहित कौन सा चुनाव लड़ रहे हैं? अरे सुनिए ना, नहीं, खान आरएसएस साहब- तो पूरा भारतीय जनता पार्टी की खान साहब, विंग है ना। एक सेकंड। भारतीय जनता पार्टी कर्नल पुरोहित- आरएसएस कोई बात की नहीं, मैं जवाब देता राजनीतिक हूं। कर्नल पुरोहित वो तो आर्मी दल के- है, उनकी राजनीतिक मैं जवाब पार्टी देता है हूं, अमीश और भाई, मैं संघ के जवाब सभी देता हूं। ठीक है, नेता संबित जवाब, और कार्यकर्ता संबित प्रचार करते हैं और काम करते हैं। ठीक है, लेट संबित रिप्लाई। संबित जी सुनिए खान साहब, मैं आपका सम्मान करता हूं। एक बात आप बिल्कुल लिख लीजिए, पेन भी आपके हाथ में है, और बिल्कुल उसे याद रखिएगा। हिंदू कभी आतंकवादी नहीं होता है और हिंदू कभी आतंकवादी हो भी नहीं सकता है। आप बिल्कुल हिंदुओं कोई को नहीं कहता आतंकवादी हिंदू बनाने की आतंकवादी चेष्टा है, ना किसी करें। ने और नहीं ये कहा है, नहीं ना नहीं, हम आप कहते हैं, बार ना बार आप ही कांग्रेस ने का कहा। कोई कार्यकर्ता नहीं कहता रुकिए है, ना, ना किसी सर कांग्रेस के मैं नेता आपके ने बीच ये में बात मैं कही आपके है। बीच में ये नहीं बोल रहा दुष्प्रचार भारतीय था, मैं जनता आपके पार्टी बीच के में लोग नहीं बोल करते रहा हैं। था। रुकिए खान साहब, आपको सुनना भी आना चाहिए, शांति से सुनिए, चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं। आपने अभी कहा कि हम लोगों को छुड़वा मैं बड़ी रहे शांति से हैं, सुन रहा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जुडिशियरी भी सख्ते में है। अमीश भाई, मैं ऑर्डर पढ़ रहा हूं कोर्ट का, 2017 अप्रैल का है। जस्टिस रंजीत मोर, डिवीजन बेंच, बॉम्बे हाई कोर्ट। वी हैव सेड इन आवर ऑर्डर दैट प्राइमा फेसी देयर इज नो केस मेड आउट अगेंस्ट साध्वी प्रज्ञा। साध्वी प्रज्ञा को फंसाने की कोशिश की गई, ये हाई कोर्ट बॉम्बे ने कहा है। नो प्राइमा फेसी केस, उसके बाद उनको आगे चलकर बेल मिला। ये सब विषय आप जानते हैं। जिस प्रकार से लोगों को फंसाने की कोशिश की गई है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह होता है कि आप 6 वर्षों तक, 2008 में ब्लास्ट हुआ, 2014 तक आपकी सरकार थी, आप चार्जशीट फाइल नहीं कर पाए। चलिए, आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अभी मैनिपुलेट कर रही है सिस्टम को। भाई साहब, आपके पास 6 वर्ष थे। 6 वर्ष में आप अगर सच्चाई को रख देते, सारे तथ्यों को कोर्ट के सामने रख देते, तो मजाल थी किसी की, कोई किसी को बचा जाता। आपका ही एजेंट, एटीएस भी आपकी थी, एनआईए भी आपका था, क्योंकि आपके हिसाब से ये सब एजेंसी तो सरकार के कहने पे काम करते हैं। आपने चार्जशीट क्यों नहीं दखल किया 6 वर्षों के अंदर? क्योंकि आपके पास हकीकत नहीं था, आपके पास सत्य का सहारा नहीं था, इसलिए एनआईए और एटीएस लड़ती रही आपस में। ठीक है, मैं अब नसीम जी, मुझे पता है आपको जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। आप जा सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने अपनी बात को रखा। मैं अब रुक करता हूं बड़ी खबर का। बड़ी खबर यह है कि अखिलेश यादव की पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है, निकाल दिया उनको, जो कल हुड़दंग मचा रहे थे। अनुराग जी, यानी गलती हुई थी। समाजवादी लोग संविधान और कानून को मानने वाले लोग हैं, और मैंने सुबह ही बोल दिया था, अगर मेरी बात आपने देखी होगी, संविधान और कानून मानने वाले लोग हैं। जो कानून का पालन नहीं करेगा, समाजवादी परिवार का हिस्सा नहीं हो सकता। वो किसी तरह समाजवादी में इधर उधर से घुस तो सकता है, लेकिन समाजवादी परिवार का हिस्सा नहीं हो सकता। समाजवादी परिवार का हिस्सा नहीं हो सकता किसी तरह। आपके नेता थे, ये कह रहा क्यों? अरे मेरी अपनी बात गाड़ी पर मोदी का चेहरा क्यों लगाया गया? लिया आपने, मैं उसी का, अरे ठीक है, आपने सवाल पूछ लिया, मैंने कहा तो कोई भी व्यक्ति जो कानून का सम्मान नहीं करेगा, अरे मैं बोल तो रहा हूं, कोई व्यक्ति जो कानून का सम्मान नहीं करेगा, देश का सम्मान नहीं करेगा, वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा नहीं हो सकता, समाजवादी में नहीं रह सकता, चाहे किसी पद पे बैठा हो। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, क्या रोंदने वाले को ये गृह राज्य मंत्री बना देते हैं? ये कब हटाएंगे, जरा ये बता दें।
इनसे सीधा ठीक है, सवाल है ठीक है, मेरा। ये ये तो आपने गृह कई बार राज्य मंत्री ये बना बात देते हैं, आपने- रोंदने वाले के पिताश्री को गृह राज्य मंत्री बना देते हैं, फिर ठीक उनके है, बारे में जी, पूछा जी, जाता है जी। तो ये बोलने को लेकिन तैयार नहीं होते। मुस्लिम बहुल इलाके और में एक ये बात सब बता दूं, कुछ हुआ। और- देखिए, इसमें चिंता की और बात एक है, बात- बीजेपी कह रही है मैं दंगे की साजिश सुनिए। थी। अनुराग जी, आप ही से सवाल पूछ रहा हूं और मैं माफी भी देखिए- चाहता हूं, मैं आपके पास लेट आया। आप भी जान लेते विषय मालेगांव का था, जिस विषय पर आप का कोई दोष नहीं है, लेकिन ये हुआ कांग्रेस के शासन के अंदर, हालांकि आपका समर्थन था उस सरकार को। पॉइंट ये है, इस समय पॉइंट ये है कि आखिरकार मुस्लिम बहुल इलाके में ये प्लानिंग क्यों की गई, ये सवाल तो उठेगा। सिर्फ पल्ला इससे झाड़ देना, हमने उन 6 को निकाल दिया जो पकड़े गए, लेकिन इनके पीछे कौन था जो इनसे ये सब कुछ करवा रहा था? सपा की गाड़ी पर मोदी का पोस्टर चिपकाकर, उस गाड़ी को तुड़वाकर, जहां से बीजेपी के कार्यकर्ता सामान्य लोग जा रहे हैं, वो उकसे और वो कुछ पलटवार कर दे, ये चाह रहे थे। पीछे कौन था इसके? बस हो गया। कौन समाजवादी पार्टी सवाल तो हो गया पार्टी का ना। बड़ा नेता था? यही इसके सवाल पीछे? तो यही सवाल तो बार बार पूछ रहे हो आप, मैं सीधा जवाब दिया। एक ही बार जो व्यक्ति हमारे देश के कानून का सम्मान नहीं कर सकता, वो समाजवादी का हिस्सा नहीं हो सकता। बोल तो रहा हूं मैं, वो समाजवादी परिवार का हिस्सा नहीं हो सकता। जो समाज के अंदर माहौल खराब करेगा वो समाजवादी परिवार का हिस्सा नहीं हो सकता। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि टेनी को कब निकालेंगे बताइए पार्टी से, जो जिसके बेटे पे रोंदने का आरोप है, जो खुद कह रहा है कि मैं बहुत बड़ा गुंडा हूं और मुझे 2 दिन का समय दे दो, मैं किसी को यहाँ पे लखीमपुर तक रहने नहीं दूंगा। ठीक है, ठीक है, संबित इसका जवाब देंगे। संबित पात्रा, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने करी, इतनी देर बाद आए तो 1 सेकंड और दे दीजिए ना। 5 सेकंड 1 सेकंड और दे दीजिए, इतनी देर बाद आए। पात्रा तो 30 मिनट से बोल ही रहे हैं। अरे आप 5 से 10 सेकंड लीजिए, ऐसी क्या मैं बात? अभी आ रहा था तो सुन लीजिए, एक 5 परिवार के अभी परिवार के लोग मुझे मिले रास्ते में, मजाक नहीं कर रहा हूं आपसे, सीरियस कह रहा हूं। कह रहे हैं भैया आज 5 दिन हो गए खाना नहीं मिला है, मेरे घर में किसी के पास रोजगार नहीं बचा है, महंगाई इतनी है कि मैं आलू उबाल के भी नहीं खा पा रहा हूं, और ऐसा लग रहा है जैसे आत्मा से हमारी आत्मा निकल जाएगी भूख के मारे। ये महंगाई, बेरोजगारी और महिला अत्याचार, किसानों पे, रोंदने वाले पे कोई चर्चा ही नहीं होती। गाड़ी ये में ये समस्या है। जो अब सपा चुनाव आ की गया गाड़ी तो में समस्या मोदी का ये है, पोस्टर लगा इस पे के भी घूम बात रहे थे, होनी ये चाहिए। बेरोजगार थे और टेनी पे ही बात या हो। इनके पास रोजगार था? मैं जानने की मैंने कोशिश कर आपसे रहा हूं, ये फिर आप युवा बात थे। को घुमाने लग गए। वो तो मैंने बोल दिया, मैं समाजवादी मैं पार्टी के पूछ रहा हूं हिस्सा नहीं हो आपसे, मैं तो सकते। सवाल लेकिन पूछ रहा हूं टेनी का क्या कि ये जो पोजीशन है सपा बताइए। की गाड़ी में मोदी का जवाब भी पोस्टर मांगना लगा चाहता के हूं। घूम रहे टेनी थे, के बारे ये में कौन प्रेस थे? कॉन्फ्रेंस कब अरे भाई करेंगे? अनुराग भाई, अरे, अनुराग भाई, अरे आप फिर- तो यही बात रटते जा रहे हो आप भी यार, इत्मीनान आप से भी जवाब एक देते। एजेंडा अनुराग चलाने जी, में लगे हो यार। मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, ये जो सपा की गाड़ी में, जवाब दे तो समाजवादी दिया। पार्टी की गाड़ी में, लेकिन एक आप सेकंड ये भाई चाह साहब, रहे भाई हो कि हम साहब, बचा क्यों सर नहीं रहे? सर हम बचाए तो हमारा माहौल ही है सर थोड़ा सा। सर रुकना तो पड़ेगा। कुछ ये जो बीजेपी का सपा बोले, की गाड़ी सवाल है में, भाई ये आपका जो भी। सपा की गाड़ी में मोदी का पोस्टर लगा के घूम रहे थे, ये बेरोजगार लड़के थे या इनके पास रोजगार था? मैं सवाल पूछ रहा हूं, आपकी पार्टी के नेता है तो आपको तो जानकारी होगी ना। ये रोजगार वाले थे, बेरोजगार थे? सुन तो लीजिए, हाँ, एक सवाल कितनी, अरे सुन नहीं पाते आप। एक सवाल आप 5 बार पूछ चुके और मैंने आंसर दे दिया। संविधान के दायरे में अगर कोई अरे रहेगा तो रोजगार था या समाजवादी रहेगा। बेरोजगार थे? कानून का पालन करेगा तो ठीक है, समाजवादी रोजगार रहेगा, था या मैं समाजवादी बेरोजगार का थे? हिस्सा नहीं या है। फिर इनका लेकिन मैं रोजगार टेनी यही की है, बात बोल रहा हूं तो आपको उत्तर साफ प्रदेश समझा में रहा है। यही सब कुछ करने का ऐसा अरे रोजगार यार, है? ओके, संबित पात्रा, संबित पात्रा, टेनी के बारे में आप पूछ टेनी लो ना पे जवाब सवाल। दीजिए। किसान को रोंदने ये वालों 5 की तो बाहर हो गए जिनकी वजह से 700 किसानों की ये मौत हो 5 गई। तो बाहर हो गए अमेठी में सपा संविधान में बिलीव करती है, कानून में बिलीव करती है। अनुराग अनुराग भाई 6 मिनट हो गए आपको अब तो बोलते बोलते, पूरी कसर पूरी कर दी आपने। अमेठी में 16 साल की बच्ची को किस तरह से लाठियों से मारा जा रहा है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, इसके बारे में सवाल नहीं होगा। इसके बारे में सवाल नहीं होगा। सारी चिंता, आपकी सारी चिंता वाजिब है। संबित बोलिए, आप तो शांति बैठ गए। संबित बोलिए, कि टेनी अभी तक क्यों गद्दी यहाँ पे बैठा मौका हुआ, ढूंढना क्यों पड़ता है। मैं चिल्ला नहीं सकता हूं, बोलिए मैं संबित, चिल्ला बोलिए। बिल्कुल नहीं सकता हूं। आप इन्हीं से बुलवाइए, मैं बिल्कुल चिल्ला नहीं सकता हूं। धन्यवाद। देखिए अमीश भाई, आप याद करिए अक्टूबर 2013 जब आदरणीय प्रधानमंत्री नहीं बने थे, पीएम कैंडिडेट बने थे, तो मोदी जी पटना गए थे रैली करने के लिए। उनके रैली में साजिशन किस प्रकार से ब्लास्ट कराए गए, 8 लोगों ने अपने जीवन को खो दिया था, 80 लोगों से अधिक लोग घायल हुए थे। तो साजिश कितनी डीप हो सकती है, साजिश किस प्रकार की हो सकती है, ये हमने 2013 से देखा हुआ है। आप सोचिए, प्रधानमंत्री कल कानपुर जाते हैं, मेट्रो का उद्घाटन करने जाते हैं, ठीक उसी समय कितना सोचा गया होगा। एक सपा की गाड़ी, मतलब जो गाड़ी है, ये सपा के अंकुर पटेल की गाड़ी है, उस गाड़ी में बीजेपी के पोस्टर्स लगाना, बीजेपी के झंडे लगा के लेके आना, फिर सपा के टोपी पहनकर जिसपे छात्र संघ लिखा हुआ है, छात्र सभा लिखा हुआ है, छात्र सभा के नेताओं द्वारा आक्रमण करना, आगजनी करने की कोशिश करना, वहां मोदी जी के पुतले को फूंकना, ये क्या भड़का रहे थे लोगों को?
ये लोगों को भड़का कर दिखाना चाहते थे कि देखो अभी हम जो सपा के कार्यकर्ता हैं, हम जो गुंडे हैं, हम गुंडई करेंगे और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भड़काएंगे, और बीजेपी के कार्यकर्ता अगर उतर के आएंगे तो यहाँ मछरिया करके जगह है, हिंदू मुसलमान का दंगा यहाँ हम कराएंगे। ये बड़ा आरोप है संविदा आपका। ठीक है, कराने की साजिश ठीक है। अनुराग जवाब, हिंदू मुसलमान का दंगा कराने की साजिश थी आपकी। जवाब दे दूं? एक सेकंड, वो शादाब चौहान भी बोल रहे हैं, लेकिन अनुराग भदौरिया का आवाज खोलिए, पहले वो बोलेंगे, अनुराग बोलेंगे जवाब संबित की बात का। आप हिंदू मुसलमान दंगा कराना चाहते थे, बीजेपी का गंभीर आरोप है। आवाज बंद कर देते हो अमीश जी। अमीश जी, दिक्कत है कि सच बोलता हूं, आप आवाज बंद कर देते हो। कभी संबित की आवाज बंद करके दिखाओ तो मैं भी जानूं। जो 35 मिनट से बोल रहा है अकेला वो आदमी, पूरे देश को हिंदुस्तान की मीडिया पे जैसे कब्जा कर लिया हो, 35 मिनट से वो आदमी बोल रहा है, तो आप उसी से बुलवाया करो। हमारी आवाज बंद कर देते हो आप, इसकी हैसियत नहीं हो रही। मैं पूछ रहा हूं कि देश का गृह राज्य मंत्री बना देते हो गुंडे को आप, उसके बारे में आप कब उसको हटाओगे बताइए। देश का गृह राज्य मंत्री है, वो पता नहीं क्या क्या करवा सकता है। वो तो यहाँ किसानों को रौंद के मरवा सकता है अपने बेटे से, और पता नहीं कितने लोगों की जान ले सकता है, क्योंकि देश का गृह राज्य मंत्री है। उसके हाथ में कितनी ताकत होगी सोचो आप। पुलिस की ताकत उसके हाथ में, पुलिस उसको नमस्कार कर रही है, और वो कह रहा है कि हम 2 दिन में लोगों को ठीक कर देंगे, और लखीमपुर तो क्या देश का, लखीमपुर से बाहर फेंक देंगे। जो ऐसी धमकी देता हो और देश का गृह राज्य मंत्री बैठा हो, वो क्या कर सकता है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन उसको नहीं हटाएंगे। और हम तो कह रहे हैं कि हमारे जो कार्यकर्ता की जिसकी आप बात कर रहे हो वो समाजवादी नहीं हो सकते, क्योंकि समाजवादी लोग का जो कानून तोड़ेगा समाजवादी परिवार का हिस्सा नहीं होंगे, और कानून को हाथ में लेगा समाजवादी निकाल के बाहर फेंक देगी। लेकिन उसको मानने को तैयार नहीं है। अरे अपने बारे में नहीं बताने को तैयार हो कि मैं टैनी के बारे में पूछ रहा हूं, बताइए। मैं कह रहा हूं कि हिंदू मुसलमान दंगे कराना चाहती थी समाजवादी पार्टी, बीजेपी का आरोप है। पीटा गया, उसमें कार्रवाई नहीं हो रही है। हिंदू मुस्लिम दंगे कराना चाहती थी, समाजवादी का आरोप है, बीजेपी का आरोप है। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के लिए रुकना होगा। टक्कर इस समय सीएनबीसी आवाज पर निरंतर जारी है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टक्कर सीएनबीसी आवाज पर। इस समय जवाब देखिए अमीश, ये जवाब अमीश भाई मुझे तो आश्चर्य लग रहा है। ये खुद ही कह रहे हैं कि बगला भगत बन जाते हैं सीधा बन के। आज जवाब देने का दिन नहीं है। बगला भगत मत बनिए, टैनी पे बोलिए आप। पहले इनको टेनी पर मैंने डिबेट करी, आप पूरा 30 डिबेट में आया, टेनी पर मैंने 25 डिबेट करी होगी। आप सब डिबेटों में आए हो टेनी की। बिल्कुल, अब टेनी का विषय नहीं है ना ये आज का। समय पाता जवाब दीजिए। समाजवादी न्याय करते हैं। अरे समाजवादी पूरा न्याय कर रहे हैं। कैसे जवाब दूं? समय बोलिए। यहाँ तो यहाँ तो सपा की गुंडाई तो यहाँ भी हो रही है। देखिए ये मजाक है, क्या मजाक है यहाँ पर? मतलब आप बताइए अमीश भाई, आज मैं सुबह उठा तो मैंने ट्विटर में देखा कि अखिलेश जी ने घोषित किया है कि अगर सांड के साथ युद्ध हो जाए और सांड के साथ युद्ध करके मरने वालों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। सांड के साथ तो युद्ध करके मरने वालों को 5 लाख दिया जाएगा। सपा के जो गुंडे हैं उनके कारण मरने वालों को कितना दिया जाएगा? क्यों नहीं? ये क्यों नहीं अखिलेश जी कहते हैं कि सपा के गुंडों के साथ नहीं, क्या जवाब देंगे? ये तो सांड भी इतना लड़ता नहीं जितना अनुराग भदौरिया लड़ते हैं आके। एक तो लाल टोपी खुद पहनते हैं और फिर सांड सांड करते रहते हैं दिन भर। सांड से मरने वालों को 5 लाख रुपए, और समाजवादी पार्टी के गुंडे जो लोगों को मार रहे हैं उसको कोई मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपकी हिम्मत है तो बताइए। आप रुकिए, आप रुकिए। रोने वाले किसान की जिनके परिवार में मौत हुई है उनको 1 करोड़ रुपया देंगे तो बताइए। मतलब मैं कुछ पूछता हूँ, ये एक ही चीज बोलते रहते हैं। हमारी आपकी अरे सांड से मरने, देखिए सांड भी आ गया अब लाल बीच में। बोलिए करेंगे हाँ या ना? अब बोलोगे नहीं, बोलोगे नहीं। मतलब विधवा हमारी आपकी बहन विधवा होगी, बच्चे अनाथ हो गए आपके रोने की वजह से। वो थार से रोन दिया। सांड से कोई लड़ेगा क्यों? ये समस्या है। पर सांड से कोई लड़ेगा क्यों? लोगों के साथ नहीं खड़े हो आप। अरे सांड से कोई लड़ेगा क्यों? अनुराग उत्तेजित हो रहे हैं आप, मैं ये जान रहा हूं, क्या सांड से कोई लड़ेगा क्यों? बिल्कुल, सांड किसी को घायल करते वो अफसोसजनक है। सांड से कोई लड़ेगा क्यों? आप सांड से लड़ने जाएंगे क्या? अरे लड़ने अमीश जी, रोज हम लड़ रहे हैं टीवी पे। अमीश भाई रोज लड़ना पड़ता है टीवी पे, हम भी नहीं कर रहे हैं। हमको भी मुआवजा दीजिए आप। सुनिए, अरे सीरियस ही डिबेट है। अरे रोज लड़ना पड़ रहा है। मुझे 10 लाख रुपए चाहिए मुआवजा। जितना यहाँ चिल्लाना पड़ 2-4 जितना चिल्लाना पड़ रहा है आपसे लड़ना कोई सांड से लड़ने की कम है क्या? लोग पटक नॉन स्टॉप चिल्लाते रहते हैं। मारता है, पता है आपको कितने लोगों की मौतें हो चुकी है सांड की वजह से? सांड ने कितने लोगों को पटक के समाजवादी पार्टी के गुंडे मार रहे हैं, उनका क्या होगा? ये पटक के समाजवादी पार्टी के गुंडे मार रहे हैं, उनको मुआवजा दे रहे हैं? आपकी कोई दिक्कत तो है नहीं? पटक के
समाजवादी मुकाबला कहाँ पार्टी होगा? के जो लोग गुंडे केंद्र में मार थोड़ी रहे हैं सांड उनको मिलेंगे। मुआवजा सांड मिलेगा तो या आओ, नहीं लखनऊ में मिलेगा? मिलेंगे, बाराबंकी आप में सांड मिलेंगे, नहीं, सीतापुर में सांड मिलेंगे, सांड गोला के में साथ मिलेंगे, युद्ध वालों को तो आइए मुआवजा बिल्कुल मौलालगंज में दीजिए, मिलेंगे, बख्शी मगर के तालाब में समाजवादी पार्टी मिलेंगे। के गुंडों सांड के यहाँ कारण जो घूमते लोग हैं मर रहे गाँव हैं में। उनका क्या होगा, सांड इसका वहाँ नहीं बताइए। घूम रहे हैं, और यहाँ लोगों को कैसे मारते हैं आपको पता नहीं, सींग लगाते हैं और पटक देते हैं। तो एक बार कहीं चक्कर मत पड़ जाना, इसलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव मत आना, यहाँ सांड बहुत घूमते रहते हैं, इसलिए आपको आगाह कर रहे हैं। और आपको तो मुझे पता नहीं था कि एंड में डिबेट सांड पे आ जाएगी। आपको लुटिए। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इतना ही, लेकिन ये चर्चा सांड पे भी आ गई, ये चर्चा मालेगांव पर भी चली गई, ये चर्चा जो 5 बर्खास्त हुए हैं उन पे भी चली गई। लेकिन ये साजिश क्यों रची गई थी? सिर्फ और सिर्फ वोट की चोट के लिए। बाकी जनता समझदार है। नमस्कार।